वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संभव यस वी कैन। हमारे इस चैनल का जो लोगो रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि हाँ, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जो हैं BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, यानी एवरीथिंग अबाउट BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखेंगे। और हेमेंद्र कुमार मिश्रा मेरा नाम है, जिस मैं ये क्लास आपकी कंडक्ट कराऊंगा। विद इन 20 मिनट्स हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अगर हम लोग डिटेल में देखना चाहें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी ये विदेशी व्यापार का जो है लेखा इकाई या लेखा कार्य है। सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में कि एक देश का दूसरे देश के साथ एक देश का दूसरे देश नहीं, शेष विश्व के साथ होने वाले व्यापार का लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। हमारा जो ये व्यापार होता है ये विभिन्न प्रकार का व्यापार होता है। इस खाते के अंतर्गत जो हम विदेशी प्राप्तियां प्राप्त करते हैं, या तो व्यापार के माध्यम से या ऋणों के माध्यम से या अनुदानों के माध्यम से, ये सभी मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के साथ जितने भी प्रकार का रिलेशन या संबंध हमको देखने को मिलता है, सबका कैलकुलेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट या जिसे हम हिंदी में भुगतान संतुलन कहते हैं, भुगतान संतुलन के खाते के अंतर्गत आता है। अब ये भुगतान संतुलन क्या है? तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? भुगतान संतुलन क्या है? द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन गुड्स, services and assets between the residents of the country with the rest of world with a specified time period, typically in a year। भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं, परिसंपत्तियों में लेन देन को एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और यह निर्दिष्ट समयावधि सामान्य तौर पर 1 वर्ष होती है। तो ये तो हमारी जो है परिभाषा हो गई, इसे आप एज डेफिनेशन कह सकते हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। किसी देश की वर्तमान मांग और विदेशी मुद्रा दावों की आपूर्ति और इसकी मुद्रा पर विदेशी दावों के योग का प्रतिनिधित्व करता है। तो विदेशी मुद्रा में की जो मांग है और इसकी जो आपूर्ति है, इस पर इसके बैलेंस को इनको इसकी जो अकाउंटिंग की जाती है, इसके जो लेखाओं का निर्माण किया जाता है, उससे आप भुगतान संतुलन का खाता या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहते हैं। ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, BOP अकाउंट, मुख्य रूप से इसमें 2 खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता क्या है? द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। करंट अकाउंट records the exports and imports in goods, trades and services in the transfer payments। चालू खाते में माल निर्यात, आयात, सेवाओं में व्यापार और हस्तांतरण भुगतानों को रिकॉर्ड किया जाता है। सामान्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि वे भुगतान जो एक वित्तीय वर्ष से संबंधित हों, उसे आप चालू खाते में ले सकते हैं। चालू खाते की एक और डेफिनेशन ये दी जाती है कि वह व्यापार जो कि देनदारियों और परिसंपत्तियों पर प्रभाव न डालता हो, वो हमारा चालू खाता कहा जाता है। और सेकंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल परचेजेस एंड सेल्स ऑफ एसेट्स सच एज मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इट इंक्लूड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। पूंजी खाता सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद और संपत्ति की बिक्री जैसे कि पैसा, स्टॉक, बॉन्ड आदि को रिकॉर्ड करता है। इसमें विदेशी निवेश और ऋण भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा
कि हमारा जो भुगतान संतुलन का खाता है ये मुख्य रूप से दो खातों में बांटा गया, चालू खाता और पूंजी खाता, यानी करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो हमारा चालू खाता होता है, ये चालू खाता भी दो प्रकार का होता है, दृश्य व्यापार खाता यानी विजिबल ट्रेड अकाउंट और अदृश्य व्यापार खाता यानी इनविजिबल ट्रेड अकाउंट। विजिबल ट्रेड अकाउंट में सीधी सीधी बात अगर ले ली जाए तो वस्तुओं के सेवाओं एवं निर्यात को हम विजिबल ट्रेड अकाउंट में लेते हैं और सामान्य रूप से सेवाओं के आयात और निर्यात को हम अदृश्य व्यापार खाते में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अदृश्य व्यापार खाते के अंतर्गत सेवाओं के निर्यात के अलावा हमारे हस्तांतरण भुगतान यानी जिसे आप ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान भी शामिल होते हैं। क्या क्या हैं ये, इनके बारे में अभी अगली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात क्या है कि द IMF अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ BOP स्टेटमेंट डिवाइडेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनटू 3 अकाउंट्स, current account, capital account and financial account, where the current account should be balanced by capital account and financial account transactions, but in countries like India the financial account is included in the capital account itself। BOP स्टेटमेंट में IMF लेखा मानक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को 3 खातों में विभाजित करते हैं, चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। जहां चालू खाते को पूंजी खाते और वित्तीय खाते के लेन देन के द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए, लेकिन भारत जैसे देशों में वित्तीय खाते को पूंजी खाते में ही शामिल किया जाता है। तो जो हमारा IMF है, जब हम IMF की बात करेंगे तो यहाँ पर वो 3 प्रकार के अकाउंट्स बनाता है, करंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल। लेकिन इंडिया में कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट, इंडिया और इस जैसी कुछ अदर कंट्रीज में करंट और फाइनेंशियल, कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट को एक में मर्ज करके केवल कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। एक बात और इस स्लाइड में कही गई है, वो ये है कि द करंट अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड बाय कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट पर जो भी सरप्लस या डेफिसिट हो, अधिशेष या घाटा हो, उसकी पूर्ति कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट के माध्यम से हो जानी चाहिए। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं है, थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ही हमारा जो है भुगतान संतुलन का खाता संतुलित होता है, यानी इसमें आय और व्यय के संदर्भ में अंतर शून्य होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट हमारे आते हैं। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, जिसके बारे में हमने बात की थी। करंट अकाउंट के अंतर्गत 2 खाते, नेट विजिबल अकाउंट एंड नेट इनविजिबल अकाउंट। ठीक, नेट इनविजिबल अकाउंट के अंतर्गत नेट सर्विसेज एंड नेट ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं। सर्विसेज में फैक्टर ट्रेड सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज आती हैं।
और ट्रांसफ़र पेमेंट्स में प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स और ऑफिशियल ट्रांसफ़र पेमेंट्स आते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग फिर से यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था और दूसरे देश और शेष विश्व के बीच होने वाले व्यापार के संदर्भ में कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे कि FDI, FII, यूरो इक्विटीज़ एक्सेट्रा, विदेशी निवेश जो होता है ये हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये हमारी परिसंपत्तियों और देनदारियों पर प्रभाव डालता है और एक से अधिक वर्षों के लिए होता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस, बाह्य सहायता जो प्राप्त होती है ये हमारे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत प्राप्त होती है। कॉमर्शियल बोरोइंग्स यानी विदेशी वाणिज्यिक उधार हमारा कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से प्राप्त होने वाला उधार हमारा कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। एंड और डिपॉजिट्स यानी नॉन रेजिडेंशियल डिपॉजिट्स जो हैं ये हमारे कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होते हैं। रुपी डेब्ट सर्विसेज हमारे कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होते हैं। एंड अदर फ्लोज होते हैं, कुछ छोटे मोटे अदर हिस्से भी होते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट के हिस्से में आते हैं। अब एक क्वेश्चन उठ जाता है, व्हाट वुड हैपन इफ अ कंट्री स्पेंड मोर देन इट रिसीव्स फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि यदि कोई अर्थव्यवस्था जितना विदेशों से प्राप्त कर रही हो उससे अधिक यदि वह खर्च कर रही हो विदेशों में, तब क्या होगा। तो इसको सिंपल हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ एन इंडिविजुअल स्पेंड्स मोर देन हिज इनकम, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है तो क्या होगा। तो उसे दो काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट, ही मस्ट फाइनेंस सेम बाय द अदर, मीन सेम मतलब जितना वो अधिक खर्च कर रहा है उतना ही उसे अन्य माध्यमों से प्राप्त करना पड़ेगा। वो माध्यम क्या हो सकते हैं, इट मे बी बाय बोरोइंग और इट मे बी बाय सेलिंग एसेट्स, या तो वो अपनी किन्हीं परिसंपत्तियों को बेच के अपने खर्चों की पूर्ति करे या उधार लेकर के अपने खर्चों की पूर्ति कर सकता है। इन द सेम वे, इफ द कंट्री हैज अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट, स्पेंडिंग मोर abroad than it receives from sales the rest of the world, it must finance it by borrowing abroad and or selling assets. Thus any current account deficit is of necessity financed by net capital inflow. इसी तरह से किसी देश के चालू खाते में यदि घाटा है यानी विदेशों में बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक खर्च कर रहा है तो उसे विदेश से उधार लेकर के या संपत्ति बेचकर इसे वित्त पोषित करना होगा। इस प्रकार किसी भी प्रकार के चालू घाटे को शुद्ध पूंजी प्रवाह द्वारा वित्त पोषित करने की आवश्यकता होती है, यानी नेट कैपिटल इनकम से हम इस घाटे की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा फिलिंग करंट अकाउंट डेफिसिट विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इस विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से भी हम इस घाटे को पूरा कर सकते हैं। A country also engage in official reserve transactions, running down its reserve of foreign exchange in case of deficit by selling foreign currency in the foreign exchange market. But official reserve transactions are more prevalent under a regime of rigid exchange rates when exchange rates are floating. एक देश विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा बेचकर घाटे के मामले में विदेशी मुद्रा के अपने भंडार को कम करते हुए आधिकारिक आरक्षित लेन देन में संलग्न हो सकता है, लेकिन आरक्षित लेन देन आकी गई विनिमय दरों की व्यवस्था के तहत अधिक प्रासंगिक होते हैं जबकि विनिमय दरें अस्थायी हों। आइडियली BOP शुड बी जीरो। आदर्शात्मक रूप में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये भुगतान संतुलन शून्य होना चाहिए। क्यों? सीधी सी बात है कि इस पे जितना भी घाटा है उस घाटे की पूर्ति हम विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से करते हैं, या यदि इस पर सरप्लस हो रहा है यानी हमें अधिशेष प्राप्त हो रहा है तो यह अधिशेष हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में जमा होकर के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करता है। From a balance of international payment point of view, a surplus of current account will allow a deficit to run the capital account. For example, surplus foreign currency can be used to fund investment in asset location overseas. Also, if a country has a current account deficit, trade deficit, it will borrow from abroad.
In reality, accounts do not exactly offset each other because of the statistical discrepancies, accounting convenience, and exchange of rate movements that change the record value of transactions. अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के दृष्टिकोण से चालू खाते पर अधिशेष पूंजी खाते पर घाटे को चलाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए अधिशेष विदेशी मुद्रा का उपयोग विदेशों में स्थित परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही यदि किसी देश का चालू घाटा या व्यापार घाटा है तो वह विदेश से उधार लेगा। हकीकत में सांख्यिकीय विसंगतियों, लेखांकन सम्मेलनों और विनिमय दर आंदोलनों के कारण खाते एक दूसरे को ठीक तरीके से ऑफसेट नहीं करते हैं और लेन देन के मूल्यों को दर्ज करने में कभी कभी गलतियां होती हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेटेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन की गणना कैसे की जाती है। तो द सम ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इंडिकेट्स द ओवरऑल बैलेंस विच कुड बी ईदर इन सरप्लस और डेफिसिट। चालू खाते और पूंजी खाते के योग समग्र शेष राशि को इंगित करता है जो या तो अधिशेष या घाटे में हो सकता है। भुगतान संतुलन चालू खाते और पूंजी खाते का शुद्ध क्रेडिट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द नेट क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो बीओपी इज नेट क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, अगर हम लोग बात कर लें आईएमएफ के दृष्टिकोण से। बीओपी में डेफिसिट यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में भुगतान खाते में डेफिसिट या सरप्लस होगा या घाटा या अधिशेष होगा, तब क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, द डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इज कॉल्ड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस। आधिकारिक मुद्रा भंडार में कमी, जो विदेशी मुद्रा भंडार आप जिसे कहते हैं, में कमी या वृद्धि को भुगतान घाटा, अधिशेष या समग्र संतुलन कहा जाता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ऑफ सरप्लस इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग द करंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस। भुगतान संतुलन घाटा अधिशेष चालू और पूंजी खाते की शेष राशि को जोड़ने के बाद प्राप्त किया जाता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस विल बी कंसिडर्ड एज द एडिशन ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। ये रिजर्व भुगतान संतुलन के अधिशेष को आधिकारिक भंडार या आरक्षित उपयोग के अतिरिक्त माना जाता है। अब बात आ गई हमारी एक बहुत बड़ी चीज़ जिसको कि हमने देखा था, दैट इज बीओपी क्राइसिस यानी भुगतान संतुलन का संकट। इसे हम कहते हैं भुगतान संतुलन का संकट। ऐसे समझ लो, अभी हमने क्या बात की, अभी हमने बात की कि अगर भुगतान संतुलन के खाते पर घाटा होता है तो हम विदेशी मुद्रा भंडार से उसकी पूर्ति करते चले जाते हैं। अगर लगातार हर वर्ष घाटा होता चला जाए तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी सूख जाएगा, यानी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी इस प्रकार इतनी मुद्रा नहीं रह जाएगी कि हम इस घाटे की पूर्ति कर सके। और इसी चीज़ को बीओपी क्राइसिस या भुगतान संतुलन का संकट कहते हैं। ठीक है, इजिली ये बात समझ में आ गई। तो द करंट countries with current account deficit can run into difficulties if the deficit is large and the economy is not able to attract enough inflow of foreign investment that then their currency reserves were built. चालू खाते घाटे वाले देश मुश्किलों में आ सकते हैं यदि घाटा बड़ा है और अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के पर्याप्त प्रवाह को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है तो उनका मुद्रा भंडार घट जाएगा। There may come a point when the country needs to seek emergency borrowing from the institutions such as International Monetary Fund that may lead to external debt. और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों से आपातकालीन उधार लेने की आवश्यकता हो जिससे बाहरी ऋणों में वृद्धि हो सकती है। Countries with deficit in their current account will build up an increased debt and see increased फॉरेन ओनरशिप ऑफ देयर एसेट्स। और जिन देशों में चालू खाते में घाटा है वे बढ़ते हुए कर्ज का निर्माण करेंगे या अपनी संपत्ति के विदेशी स्वामित्व में वृद्धि देखेंगे। बीओपी क्राइसिस इज ऑल्सो नोन एज करेंसी क्राइसिस। बीओपी संकट को मुद्रा संकट के रूप में भी जाना जाता है। क्यों मुद्रा संकट के रूप में जाना जाता है? सीधी सी बात है कि आपके आयातों के भुगतान करने के लिए आपके पास मुद्रा का अभाव है, इसलिए इसे मुद्रा संकट कहा जाता है।
जनरली जब तक आपकी अर्थव्यवस्था की स्थितियां ठीक रहती हैं, यानी विदेशियों को आपकी अर्थव्यवस्था में विश्वास बना रहता है, तब तक इस प्रकार के संकटों के आने की उम्मीद नहीं होती है। लेकिन यदि विदेशी निवेशकों का विश्वास हिल जाए, जैसे कि राष्ट्रीयकरण का संकट, अभी आज ही हम लोग देख रहे हैं कि टाटा ने अपनी जो इंडियन एयरलाइंस, जिसका कि जो पहले टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी, जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिया गया, उस कंपनी के बैंक खातों में स्थित रकमों के साथ उसका राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। तो अगर इस किस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, तो विदेशी निवेशक ऐसे ऐसे क्षेत्रों में निवेश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहां उनके निवेशों की सुरक्षा नहीं होती है। तो इन परिस्थितियों में भुगतान संतुलन का संकट आ सकता है। Autonomous transactions versus accommodating transactions. International economic transactions are called autonomous transactions when transactions are made independently of the state of BOP, for instance due to profit motive. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन को स्वायत्त कहा जाता है जब लेन देन स्वतंत्र रूप से BOP की स्थिति में किए जाते हैं, उदाहरण के लिए लाभ के मकसद के कारण। These items are called above the line items of BOP. इन मदों को BOP में पंक्ति के ऊपर के आइटम कहा जाता है। The balance of payment is said to be surplus deficit if autonomous receipts are greater or less than autonomous payments. भुगतान संतुलन को अधिशेष या घाटे में कहा जाता है यदि स्वायत्त प्राप्तियां स्वायत्त भुगतानों की तुलना में अधिक या कम है। On the second hand, दूसरी तरफ accommodating transactions, terms as below the line terms, are the determinant by net consequences of autonomous items, that is whether the BOP is in surplus or deficit. The official reserve transactions are seen as accommodating items of the BOP, all the other things being autonomous. दूसरी ओर व्यवस्थित लेन देन, जिसे लाइन के नीचे के आइटम कहा जाता है, स्वायत्त वस्तुओं के शुद्ध परिणामों द्वारा निर्धारित किया जाता है, अर्थात क्या BOP में अधिशेष या घाटे में है, तो आधिकारिक आरक्षित लेन देन BOP में मिलनसार आइटम के रूप में देखा जाता है। तो क्या हुआ बेसिक अंतर ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग में कि जो आप फ्री लेन देन जो आप ट्रेड्स करते रहते हैं वो आपका ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है, जबकि उस पर अधिशेष या घाटे की स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा उसका जो संतुलन किया जाता है, दैट इज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, और ऑटोनोमस को हम अबव द लाइन और अकोमोडेटिंग को अंडर द लाइन ट्रांजैक्शंस के रूप में कहते हैं। एरर्स एंड ओमिशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, हमारे इम्पॉर्टेंट अकाउंट होता है हमारे BOP के खाते का। क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की कीमतें हैं, ये निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। तो इन परिवर्तनों के सापेक्ष एकदम एक्यूरेट डाटा का निर्माण किया जा सकना संभव नहीं होता है, तो कुछ गलतियां और त्रुटियां होती हैं, तो इसको भी हम स्थान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहां तक था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है जिसके बारे में अक्सर सभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो है BOT एंड BOP। BOP मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, या जिसे आप व्यापार संतुलन कहते हैं, और BOP तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन, अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने पहले ही देखा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का खाता होता है
ये खाता दो खातों में होता है। पहला खाता होता है करंट, चालू खाता, और दूसरा होता है कैपिटल यानी पूंजी खाता। चालू खाते का एक भाग ट्रेड इन गुड्स होता है जिसे आप दृश्य व्यापार खाता कहते हैं, विजिबल ट्रेड अकाउंट। तो इस दृश्य व्यापार खाते पर जो हमें संतुलन प्राप्त होता है, संतुलन मतलब अधिशेष या घाटा, सरप्लस और डेफिसिट जो प्राप्त होता है, उसी को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन कहते हैं। तो बहुत आसानी से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT और ट्रेड बैलेंस इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOT just include the balance between the export and imports of the goods। व्यापार संतुलन BOT या व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक हिस्सा है। BOT में माल के निर्यात और आयात के बीच एक संतुलन शामिल होता है। BOP not only adds the services trades but also many other components in the current account, example transfer payment and capital account, FDIs, loans, etc। BOP न केवल सेवा व्यापार को जोड़ता है, यानी कि वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवा व्यापार को तो जोड़ा ही, बल्कि चालू खाते के अन्य घटक जैसे कि स्थानांतरण भुगतानों, ट्रांसफर पेमेंट्स, पूंजी खाते के कई अन्य घटकों को भी जोड़ता है। तो BOP इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। BOP ये पूरा का पूरा सर्किल है और इसका एक छोटा सा हिस्सा आपका BOT या बैलेंस ऑफ ट्रेड है। रूपी कन्वर्टेबिलिटी के बारे में अभी वैसे तो हम लोग पूरा एक लेक्चर लेंगे, लेकिन आज केवल इतना हम बता दें कि इंडियन रुपी इज फुल्ली कन्वर्टेबल ओनली इन करंट अकाउंट एंड नॉट इन कैपिटल अकाउंट। वर्तमान में भी भारतीय रुपया पूरी तरह से चालू खाते में परिवर्तनीय है, न कि पूंजी खाते में। रूपी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूपी कन्वर्टेबिलिटी? कन्वर्टेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है रुपए का, यानी आपकी जो घरेलू मुद्रा है, रुपए का अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में परिवर्तन बाजार मूल्यों पर होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या प्रशासित जिसे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस कहते हैं, कीमतों पर होता है। यानी कि प्रशासन या RBI ने एक प्राइस तय कर दिया और उसी पर आपका ट्रांजैक्शन होता रहेगा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो नोट करने लायक है वो क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टैटिक्स सिस्टमेटिकली समराइज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भुगतान संतुलन के आंकड़े एक विशिष्ट अवधि के लिए शेष विश्व के साथ एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक लेन देन के व्यवस्थित रूप से सारांशित करते हैं। यही डेफिनेशन हम लोगों ने एकदम इनिशियली दी थी। द कंप्लायंसन एंड डिसमिनेशन ऑफ BOP डाटा इज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RBI। BOP के डाटा का संकलन और प्रसार ये RBI की प्रमुख यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन आंकड़ों का संग्रहित करता है। इफ एन इंडियन इन्वेस्टर अर्न्स इंटरेस्ट और डिविडेंड इन
इन्वेस्टमेंट अब्रॉड देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट। यदि कोई भारतीय निवेशक विदेश में अपने निवेश पर ब्याज या लाभांश अर्जित करता है तो उसे भारत के चालू खाते में सब्सक्राइब किया जाएगा। इफ FDI इज मेड बाय अमेरिकन कंपनी इन इंडिया दैट इन्वेस्टमेंट विल बी अकाउंटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द इंडिया। यदि अमेरिकी कंपनी भारत में FDI करती है तो उसे निवेश के हिसाब से पूंजी खाते में रखा जाएगा। NRI डिपॉजिट्स आर कैलकुलेटेड अंडर कैपिटल अकाउंट्स वाइल प्राइवेट रेमिटेंस आर कैलकुलेटेड अंडर करंट अकाउंट। NRI जो जमाएं करते हैं उनकी गणना पूंजी खाते में की जाती है, जबकि उन्हीं NRI के द्वारा जो निजी प्रेषण किया जाता है यानी अपने घरों को पैसा भेजा जाता है उसकी गणना जो है वो चालू खाते के अंतर्गत की जाती है। सो इन जनरल नेशनल इनकम इक्वल्स टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेक्स्ट इम्पोर्ट। तो ये जो GDP के बाद जब हम लोग नेशनल इनकम के बारे में कर रहे थे तो इसकी हमने गणना की थी। तो ये था हमारा BOP और BOT के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको पूछिएगा। नेक्स्ट लेसन में या किसी दिन में डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप लोगों के डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल संभव यस वी कैन। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेसन में। गुड डे एवरीवन।